नमस्कार। उनकी कलम मेरी आवाज़ में आप सभी का स्वागत है। आइए सुनते हैं कहानी परछाइयाँ, जिसे लिखा है सुमन वाजपेयी जी ने। देखो देखो, भाभी के होंठ कुछ कहने को हिल रहे हैं। बुआ, मम्मी अपनी आंखें भी खोलने की कोशिश कर रही हैं। बहू की उंगलियां कपकपा रही हैं, शायद किसी को अपने पास बुलाने का संकेत दे रही हो। होश में तो कुछ कह ना पाई। अब भला कैसे हिम्मत करेगी। सारी हिम्मत तो चुक गई थी इसकी। अपनी बेटी की हालत देख उसकी माँ को आज इस बात का भी भय नहीं रहा था कि वह सीधे सीधे आज उसके ससुराल वालों पर आक्षेप लगा रही है। पर ताज्जुब की बात तो यह थी कि आज आक्षेप सुनकर भी सब चुप थे। ना जाने क्या कहना चाहती है तृप्ति। काश मैं उसके दिल की बात समझ पाता। पति आकाश के स्वर में छिपी व्यथा वातावरण को जरूर पिघला गई, पर अर्धचेतन तृप्ति को बहुत अनजानी सी लगी। सही भी तो है, कठोर हृदय इंसान का पिघलना या द्रवित होना आसान भी कहाँ होता है। अंदर जमा आक्रोश या जड़ता खत्म होते होते कई बार पूरा जीवन बीत जाता है। पत्थर पर रस्सी के निशान बेशक पड़ जाएं, पर उसे टूटने में सदियां लग जाती हैं। चिंता मत करो बेटा, बहुत जल्दी ही ठीक हो जाएगी हमारी तृप्ति। सास का चिंतातुर स्वर। सब कुछ बहुत अलग था। तृप्ति के लिए तो जैसे असहज। जो अब तक घट चुका था उसकी तुलना में ये सारे शब्द बौने और चिंता निरर्थक लग रही थी। अस्पताल के बिस्तर पर अर्ध बेहोशी की हालत में लेटी ती की जिंदगी के घटनाक्रम में सिवाय नीरसता और थकान के कुछ नहीं था जिसका उदाहरण दिया जा सकता है या जिसे कभी सुखद पलों की तरह याद किया जा सकता है। लेकिन एक बात अवश्य थी उसकी जिंदगी में कि वह बहुत तेज गति से हर पल घूमती थी। कभी कुछ पल भी नहीं मिले उसे ठहरने के लिए, अपने बारे में सोचने के लिए। इस वक्त उसे यह भी नहीं पता थी कि वह अस्पताल में है। केवल आसपास तैरते शब्द उसे बोध करा रहे थे कि आज उसकी भागती दौड़ती जिंदगी में व्यवधान पड़ गया है, जिसको लेकर हर कोई चिंतित है। वह भी शायद इसलिए क्योंकि उसके इस तरह गतिहीन हो जाने से बाकी लोगों की जिंदगी निष्क्रिय हो गई है। अपने चारों ओर वह आवाज़ें, शोर, दवाइयों की मिली जुली गंध सब महसूस कर पा रही थी। यह गंध उसके भीतर भी उसे कड़वाहट का एहसास दे रही थी। आसपास पसरे उस शोर में तैरती परेशानी, उसके ठीक हो जाने की प्रार्थना, सब उसे बेचैन कर रहे थे। उस बेचैनी के साथ आश्चर्य का विशाल सागर भी उसके अंदर उछाले मार रहा था। तीव्र लहरें मानो उसके विश्वास को झकझोरने को आतुर थीं। अस्पताल में तो सन्नाटा होना चाहिए, पर उसके पास तो शोर था, और वह तकलीफ़ों का शोर उसे एहसास करा रहा था कि उसके आसपास आज परिवार का हर सदस्य मौजूद है, यहाँ तक कि उसके माँ बाबूजी भी। आखिर क्या हुआ है उसे जो माँ बाबूजी भी आ गए? वरना ना तो उसे उनसे मिलने की इजाज़त थी, ना ही वे आ जा सकते थे। बहुत कोशिश कर रही थी वह जागने की। इसी प्रयास में कभी उंगलियों में कंपन हो जाता तो कभी पलकें खुलने को व्याकुल होने लगती। लगातार यूं लेटे रहने की आदत ही कहाँ है उसे, वह भी सबके सामने। उसे उठना चाहिए। उसे लगा मानो शरीर का अंग सुन्न हो गया है। जीवन जीने की चाह इंसान में जुम्बिश भरती है, पर तृप्ति वह चाह कहाँ से लाए। इस हालत में भी वह उन बातों, उन घटनाओं को नहीं भुला पा रही थी जो बीते दिन की कड़वी सच्चाई थी, और लाख पीछा छुड़ाने की चेष्टा करने के बावजूद परछाइयों की तरह उसके वजूद का हिस्सा बन गई थी। विवाह के बाद ऐसा कोई भी दिन नहीं बीता था जब उसे किसी न किसी बात के लिए ताना ना दिया गया हो। सास को कम दहेज लाने पर शिकायत थी, तो ससुर को उसके रोज रोज स्वादिष्ट व्यंजन ना बनाने पर। ननद एक मॉडर्न भाभी चाहती थी, और पति एक कमाऊ बीवी जो नौकरी करने के साथ साथ घर को भी कुशलता से चलाए। सबकी इच्छाओं का अर्थ था कि उन्हें बहू नहीं, एक सुघड़ मशीन चाहिए थी
जो निरंतर काम करती रहे पर उसमें संवेदना भी हो, जो चुपचाप सहे पर थकने का नाम न ले। शायद किसी नए सदस्य के घर आने से ऐसी ही उम्मीदें लोगों के मन में जागती होंगी। आखिरकार नए सदस्य को स्वीकारना आसान नहीं होता है। हर कोई अपनी तरह से जिंदगी जी रहा होता है। ऐसे में एक बाहर वाले का प्रवेश हस्तक्षेप जैसा लगता होगा। अन्यथा क्यों बहू हमेशा पराये के पाले में खड़ी रहती है? उस हस्तक्षेप से अपने को संभालने के लिए ही उस घर में रहने वाले लोग हर तरह की अपेक्षाओं से उसे लाद देने में भलाई समझते हैं। हो सकता है कि कहीं न कहीं ऐसा असुरक्षा के ख्याल से होता हो कि कहीं वह नया आने वाला उनकी भूमिका से उन्हें पदस्थ ना कर दे। नई बहू के रूप में उससे केवल उम्मीदें ही हैं। यह बात वह विवाह के 1-2 दिन ही बाद समझ गई थी। वैसे भी मध्यम वर्ग की लड़की का पालन ऐसे ही किया जाता है कि वह सबकी इच्छाओं की पूर्ति करे। इसलिए तृप्ति ने घर की सुख शांति बनाए रखने के लिए अपने सपनों को साथ आए संदूकों में ही कागजों के नीचे तहा कर रख दिया। बेकार बाहर रहते तो उसे परेशानी होती। उसे यहीं रहना है और विरोध वह कर नहीं सकती। इसलिए वह कमर कसकर काम में जुटी रहती। सारा दिन घूम घूम कर वह सबकी ज़रूरतें पूरी करती। फिर भी हर किसी के माथे पर शिकन कायम रहती। रात को थक कर चूर हो जब वह लेटती तो पति से प्यार कम और यह एहसास ज़्यादा मिलता कि उसकी शारीरिक भूख मिटाना उसका कर्तव्य है। फिर चाहे वह थकी हो या उदास, पति का काम उसकी इच्छा अनिच्छा का मान रखना नहीं है, बल्कि उसकी ज़रूरत पूरा ना करने का अर्थ है कि तृप्ति पति का अपमान कर रही है। समाज में लोग यह न कहें कि बहुत दुखी है, इसलिए आने जाने वालों के सामने जरूर उससे तरीके से बात की जाती है। ऐसी तारीफ होती है कि तृप्ति को लगता है कि कहीं उनकी खातिरदारी में चूक न हो जाए, इसलिए फिर जुट जाती है चकर घिन्नी की तरह। उसे भी प्यार और सम्मान की भूख है। वह भी अपने मनोभावों को व्यक्त करना चाहती है। ऐसा किसी ने सोचा ही नहीं था। शायद उन्हें सोचने की ज़रूरत महसूस नहीं हुई, क्योंकि वे लोग उसे उस खाके में फिट रखना ही नहीं चाहते थे जिसमें उसे भी दूसरों की तरह खुशियाँ पाने का अधिकार हो। तृप्ति को किसी चीज़ की चाह क्यों हो? वह आशाओं के समंदर में क्यों तैरे? उसे तो सिर्फ अपनी विभिन्न भूमिकाओं में खरा उतरना होगा अगर इस घर में रहना है तो, वरना जा सकती है वह अपने माँ बाप के पास। नहीं, वैसे मिलने का अधिकार भी नहीं था उसके पास कि कहीं ससुराल वालों की बुराई न कर दे। ना ही उसके माता पिता बेटी से मिलने आ सकते थे। दिल की बात करने के सारे रास्ते बंद थे। तृप्ति का मन करता वह भी खुशियों के हर पल को अपनी मुट्ठियों में कैद करे। वह भी गुनगुनाए जीवन के सतरंगी सपनों को, अपने भीतर बुने और उन्हें साकार होते देखे। पर वह तो हंसी के मायने तक भूल गई थी। मुस्कुराहट उसके होठों को छूती नहीं थी। चेहरे पर छाई मायूसी ने उसके सपनों को बदरंग कर दिया था। आकाश इसी बात से खींचता। आखिर क्यों मायूसी छाई रहती है हर वक्त? कोई से मारता है, खाना नहीं मिलता या कपड़े नहीं हैं पहनने को। कमी तो किसी चीज़ की नहीं है। रही बात काम की तो सभी को करना पड़ता है। और फिर तुम तो नौकरी भी नहीं करती जो थक जाती हो। तृप्ति ने कभी नज़दीकी पलों में उसे समझाने की कोशिश की कि औरत सिर्फ कपड़ों जेवर से ही खुश नहीं रहती है। प्यार और सम्मान पर उसका भी हक है। पर आकाश को इन बातों से चिढ़ थी। ऐसी नारीवादी सोच रखने का शौक है तो किसी महिला संगठन में शामिल हो जाओ और गर्त कर लो अपने जीवन को। शादी के बंधन में रहते हुए हक की बात संभव नहीं। जानता हूँ कॉलेज में बहुत मोर्चे निकाले हैं तुमने, पर यह मेरा घर है। कायदे कानून है यहाँ कुछ, तुम्हें मानना ही होगा, अन्यथा दरवाजे बाहर जाने के लिए भी खुले हैं। अपमान दर अपमान। बेकार है इस आदमी से बात करना। उसकी पुरुष सोच हमेशा अति तक जाती है। संतुलन या बीच का रास्ता बूझ ले, संभव नहीं।
तृप्ति रिश्तों को निभाने में यकीन रखती थी, तोड़ने में नहीं। अलग हो जाने के लिए कदम बाहर निकालना आसान है, पर वह विकल्प नहीं है। ना किसी डर से तृप्ति उस घर में नहीं रह रही थी, बस केवल दोनों घरों की इज्जत को देहरी से बाहर जाने से रोक रही थी। एक के बाद एक वह 2 बच्चों की माँ बन गई। तीसरे के समय गर्भपात हो गया। तृप्ति थकती गई, बच्चों के साथ जिम्मेदारियां बढ़ गई, पर उन्हें बांटने वाला कोई नहीं था। विद्रोह करने की प्रकृति उसकी नहीं थी। वह जानती थी इससे घरौंदा टूटेगा तो उसके ही बच्चों पर गाज गिरेगी। बाकी लोग उसके संयम को उसकी कमजोरी या मजबूरी बेशक समझें, तृप्ति को कोई फर्क नहीं पड़ता था। नारीवादी सोच रखने या सम्मान पाने की खातिर वह दूसरों का अपमान करने में यकीन नहीं रखती थी। हाँ, इतना मलाल उसे अवश्य होता कि अपने हक के लिए ना लड़कर वह अन्याय कर रही है। यह गलत है, जानते हुए भी वह सहती गई। सच तो यह भी था कि पति के सहारे ही एक लड़की अपनी जगह बना पाती है, जबकि यहाँ तो आकाश के लिए वह सिर्फ देह की भूख मिटाने वाली मशीन थी, जिसे हर समय प्रसन्न और तरोताज़ा रहना चाहिए ताकि वह ऊब महसूस ना करे। तृप्ति थकती गई। बच्चे बड़े हुए तो उसने सोचा शायद अब राहत मिल जाए, शायद उसके कोख जाए, उसकी ममता का मान रखे, वह उनसे अपनी पीड़ा बांट पाए, उनके साथ हंसी के कुछ पल बटोर पाए। पर नहीं, बच्चों ने जो देखा वही सीखा, माँ पर हुक्म चलाना। तृप्ति ने सास ससुर, पति, ननद किसी के काम को करने में मनाही नहीं की तो बच्चों की बात कैसे टालती। असमय बूढ़ी और निस्तेज होती माँ बच्चों को उसे अपने दोस्तों से मिलवाने में, उसके साथ कहीं जाने में शर्माने लगी। रजत कहता, माँ, औरों की मम्मी कितनी टिप टॉप रहती हैं और आप हैं कि सारे दिन मूसी हुई साड़ी लपेटे बिना मेकअप के यूं ही घूमती रहती हैं। आभा कहती, मम्मी थोड़ी मॉडर्न बनिए, पापा को देखिए कितने हैंडसम लगते हैं। तृप्ति चुप रहती, पीड़ा आंसुओं में बहती। एकांत उसके हर दुख का साक्षी था। अकेले में भी संदूक में बंद सपनों को निकालने की हिम्मत नहीं होती। कितना तकलीफ देह होता है यह एहसास कि आपके पास ऐसा कोई नहीं है जिसके साथ आप अपनी व्यथा बांट सकें। उसका तो कोई कसूर भी नहीं है। सबकी खुशियों की खातिर अपनी मुस्कुराहट तक को बाहर नहीं आने दिया। कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, किसी का अपमान नहीं किया, कभी ऊंचे स्वर में बात नहीं की। उसकी तो छोटी छोटी बातें तक अनकही रह गईं। वक्त के साथ सास ससुर बूढ़े हुए भी तो तृप्ति को हक नहीं मिला। धीरे धीरे उसके आंसू भी सूखने लगे। बच्चों के उलाहने उसे छलनी करते। कब करे वह श्रृंगार, वह भी बन ठन कर रहना चाहती है, पर ना तो कभी फुर्सत के पल उसके हिस्से में आए, ना ही कभी उसके भीतर जीने की ख्वाहिश किसी ने पनपने दी। बरसों हो गए हैं उसे बाहर निकले, पति भी अकेले ही जाते हैं। आखिर पार्टियों में जाने लायक वह है कहाँ। वह तो फूहड़ औरत है जिसने पढ़ लिख कर भी सारी जिंदगी घर और बच्चों पर लुटा दी। उसकी चाहत के लिए खुशियों के दिए जलाने वाला कौन है। तृप्ति के सपने बदरंग हुए तो आंखें भी पथराने लगी। जड़ता उसके भीतर समाने लगी। अपनी खुशियों और इच्छाओं को दांव पर लगाते लगाते एक दिन वह थक गई। छोटी मोटी बीमारी होने पर भी वह कभी आराम नहीं कर पाती थी। दवाइयाँ हाथ में पकड़ा दी जाती थीं। खा लो, यूं नाटक मत करो, बुखार खांसी तो मामूली बात है। आकाश झुंझलाता और सास अपने जोड़ों के दर्द का रोना लेकर बैठ जाती। कुछ पल आराम के, कुछ क्षण अपने कभी उसने चुराने भी चाहे तो उससे छीन लिए गए। जिंदगी के हर पल को बिना रुके यूं ही हाथ से निकलते जाते देखती तृप्ति एक दिन ऐसी थकी कि बेहोश हो गई। दुख, पीड़ा और उम्मीदों का सिलसिला एक बारगी की थकावट के साथ अंततः थम ही गया। आराम के अनगिनत पल अचानक उसके पास आ गए। अपने शरीर में टीस महसूस हुई उसे, सुइयों की चुभन मानो दर्द के अनंत सागर में डूबती उतरा रही हो। शब्द, शब्द और शब्द
तृप्ति ने चिल्लाना चाहा, मुझे शांति चाहिए, कुछ पल दे दो जीने के लिए। पर होंठ केवल हिल कर रह गए। कैसा महसूस कर रही हो? आकाश के हाथ उसके माथे को सहला रहे थे। इस स्पर्श में आत्मीयता, एक प्यार की छुअन थी। पति के साथ संसर्ग करते हुए भी कभी इस तरह की सुखद अनुभूति नहीं हुई थी। क्या ऐसा होता है पुरुष का प्यार भरा स्पर्श? काश ये पल यहीं थम जाए। इसकी इस हालत के हम ही जिम्मेदार हैं। आकाश के स्वर में निहित पीड़ा तृप्ति के लिए अनजानी थी। यह आदमी इतना संवेदनशील हो सकता है? हाँ बेटा, हमने कभी तृप्ति की खुशियों को तो समझा ही नहीं। हमेशा बिना कुछ कहे हमारी इच्छाओं को पूरा करती रही। कभी उफ तक ना की, कभी जवाब नहीं दिया। सास की ममता उसे छू गई, पर अविश्वास उसे यह स्वीकारने नहीं दे रहा था। सच ऐसा हो सकता है क्या? आज महसूस हो रहा है कि तृप्ति की हम सबको कितनी ज़रूरत है। आज तक इसके वजूद को नकारते ही रहे थे हम। यह कब हमारे प्रत्येक पल का हिस्सा बन गई थी, जाना ही नहीं। मिश्रित आवाज़ें। सुखद लग रहा था तृप्ति को। कोई उसके लिए भी परेशान हो सकता है। उसकी भी किसी को ज़रूरत है। नहीं, आज ज़रूरत उससे काम करवाने के लिए नहीं है, बल्कि वे उसे चाहते हैं, उसे मान दे रहे हैं, उसके हक को उसे देना चाहते हैं। मन के सारे अवसाद धुल गए थे। आँखों के कोर कब भीग गए तृप्ति को एहसास ही नहीं हुआ। रजत और आभा उसके आंसुओं को पोंछ रहे थे। उसे लगा बीते वक्त की परछाइयाँ गुम हो गई हैं और वह सबके सामने संदूक में बंद सपनों को खोल उन्हें जी सकती है। आशा है कि हृदय स्पर्शी कहानी आपको बहुत ही पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो मुझे प्रोत्साहित करने के लिए एक लाइक करें, अपनों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। अगर आप इस परिवार का हिस्सा बनना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाएं, जिससे आगे आने वाली हर कहानियाँ आपको समय पर मिलती रहें। फिर मिलती हूँ एक नई कहानी या कविता के साथ। तब तक के लिए आप सभी का कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।